लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सवाल बनेगा, क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वायलेट नहीं होता? जवाब क्या है? इट टू बी नोटेड दैट द मास m1 attracts m2 towards it। क्या कहा जा रहा है? It is to be noted that the mass m1 attracts what? Mass m1 attracts mass m2 towards it with a force F while the mass m2, ठीक है, क्या करेगा? attracts mass m1 towards it अपनी तरफ खींचेगा with a force of same magnitude F but in the opposite direction। सुन रहे हो? ये लिखा हो, but in the it is to be noted that the mass m1 attracts the mass m2 towards it with a force F while the mass m2 attracts m1 towards it with a force of same magnitude but in the opposite direction। If the force acting on m1 is considered as action, if the force acting, यहाँ पे if आएगा, if the force acting on mass m1 is considered as what? Is considered as action, तो दूसरी क्या होगी? Then the force acting on m2 will be considered as reaction। Is it good? If the force acting on mass m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be considered as reaction। The action and reaction due to the force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction। This is consistent with the Newton third law of motion, which states that to every action there is always an equal but opposite। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्सेस हैं। एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्सेस हैं, और जो ऑलवेज पेयर में जनरेट होती है। The action or reaction due to the force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction। This is consistent with the Newton's third law of motion, which states that to every action there is always an equal but opposite reaction। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? जिस फोर्स से m1 m2 को खींच रहा अपनी तरफ, सुन रहे हो, तो जो वो फोर्स बराबर होगी फोर्स ऑफ m2 के, जिसके साथ ये m1 को खींच रहा अपनी तरफ। क्लियर हुआ? एंड दीज टू फोर्सेस आर जनरेटेड बिकॉज़ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड्स। क्लियर हो गया? अगर किसी को मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब वेट ऑफ बॉडी क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट ऑफ बॉडी आता है, अट्रैक्शन की वजह से। क्लियर हो गया? अब जनाब आपको क्या दिया? टू लेड स्फीयर्स ऑफ मास ईच। आरे का मास कितना? 1000 kg। तो डाटा लिख दूं, m1 कितना हुआ? kg। m2 कितना हुआ? 1000 kg। अच्छा जी, are kept with their centers 1 meter apart and the distance between their centers is 1 meter। Find the gravitational force with which they attract। एक चीज हमेशा आपको खुद लिखनी पड़ेगी, कैपिटल G 6.67 टाइम 10 raised to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो जनाब आपने फाइंड करनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू मैसेज। बता के तेरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बिकॉज वी नो दैट Fg इज इक्वल टू कैपिटल G 6.67 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय तो 10 की पावर 6 आ गया, पावर 6 माइनस 11 से प्लस 6 का आंसर कितना का? -5। 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 न्यूटन। ओके, ये है एग्जांपल आपकी, और आप इसे देख सकते हैं।
Thus the gravitational force of attraction between the lead spheres is this. प्रॉब्लम किसी को ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दे दी, बताइए जरा जल्दी से. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, द स्पेस अराउंड ए मास. मास के गिर्द वो जगह, इट इज द स्पेस अराउंड ए मास. मेरा फील्ड, मेरे गिर्द वो स्पेस जहां पर अगर कोई दूसरा मास आ जाए तो मैं उस पर फोर्स या तो उसको रिपेल कर दूंगा या उसको अट्रैक्ट कर दूंगा. समझ आया कि नहीं यार? मैं उस पर फोर्स लगा सकूं, चाहे अट्रैक्शन किया चाहे रिपेलिंग किया, बट आई कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दैट मास. दैट इज माय फील्ड. इसी तरह जमीन का फील्ड क्या? जमीन के गिर्द वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा मास आ जाए और जमीन उस पर फोर्स लगा सके, दैट इज द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. ओके, अब जनाब यहां पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड की. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ. गौर से सुनना, बॉडी ऑफ मास m एंड अर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ए बॉडी ऑफ मास m एंड अर्थ है, वो किसके बराबर है जी? नजर आ रही है कि फोर्स ये नहीं आ रही? क्यों ये फोर्स, ये क्यों है? गौर से सुनना. अगर हम जमीन के मास को क्या ले लें, ME, कैपिटल ME इज द मास ऑफ अर्थ एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास M एंड द सेंटर ऑफ अर्थ. इन दोनों के सेंटर्स के दरम्यान में डिस्टेंस है. सुन रहे हो या नहीं? क्लियर? कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. क्लियर हुआ? So where ME is the mass of Earth and R is the distance between the body, ठीक है? R is the distance of body from the center of Earth. The weight of body is due to the gravitational force with which Earth attracts a body. Problem किसी को? ये एक mass है M, उसका जमीन से फासला कितना? जमीन और उसके सेंटर के दरम्यान फासला कितना? R. तो जो इसकी और जमीन के दरम्यान में फोर्स होगी with the mass of the Earth is capital ME. इसका मास मैंने क्या ले लिया? ME. The force of gravitation between the small m and capital ME, ठीक है, इसके बराबर नहीं आएगी. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके बराबर होती है ना, कैपिटल G कैपिटल M E मल्टीप्लाई स्मॉल m. ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, तो r का स्क्वायर. ये आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मास m एंड द अर्थ आ गई. और यही बॉडी का क्या होगा? ये क्या होगा? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी? बॉडी का वेट होगा. बॉडी जो भी फोर्स लगाएगी, जमीन जो भी फोर्स बॉडी पे लगाएगी, वो किसके बराबर होगी? बॉडी के वेट के. मैं यहाँ पे एमटी डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता. द फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, माना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बट हमने तो इसको वेट क्या दिया हुआ है, और ये तो mg के बराबर है. सो दिस मींस, सुन रहे हो, ये दो इक्वेशंस देख लो, 1 एंड 2, इनको कंपेयर करो. mg किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. क्लियर हुआ? m से m नहीं समझे? चलो दोनों साइडों के m से डिवाइड कर देता हूं, अब तो मानोगे? ठीक है. स्मॉल g किसके बराबर आ गया? कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इधर आ जाएगा, कैपिटल G नीचे आ जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो. और मजे की बात बताऊंगा आपको, बहुत मजे की बात. अगर यही मास जमीन के सरफेस पे पड़ा होता तो फिर जमीन और इसके सेंटर के दरमियान फासला किसके बराबर होता? ये छोटा सा मास यहां पड़ा हुआ होता, तो फिर दोनों के दरमियान में जो फासला कितना होता? जमीन के रेडियस के बराबर. तो यहां पे जमीन का रेडियस आ जाता. सुन रहे हो? अब जमीन का रेडियस पता कितना होता है? 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर्स. सुन रहे हो? कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है? 6.67 टाइम 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. क्लियर हो गया? स्मॉल g की वैल्यू आप सबको पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज पुट करो कैप. अब क्या होगा?
इसकी वैल्यू भी डाली, इसकी वैल्यू भी डाली, इसकी वैल्यू भी डाली, तो कैपिटल M जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। लो मैंने आगे वाला टॉपिक करवा दिया। यही करना है ऐसा बस फाइंड करना। क्या बच्चे डायरेक्ट क्या पता करना, आपने यही लिखना है लेट अस सपोज दैट द mass of earth is capital M and a body of mass small m is placed on the surface of earth। ये थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है। so the force between them will be this, ये फोर्स होगी। नहीं समझ आया? अब बच्चे मुझे खुद बताइए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मास m होगी, इस मास और जमीन के सेंटर, वो तो वेट है उसका। तो मैंने दूसरी इक्वेशन भी डाल दी। अब इन दोनों को कंपेयर किया, बस m कैंसिल किया, वैल्यूज पुट करो, मास ऑफ अर्थ आ गया। टोटल 2 इक्वेशंस बनानी। ये तो आपको भी पता है, आपको पता था ना, दिल में था, लेकिन मैंने हवा दे के वो जो चिंगाड़ी सोई हुई थी उसको जगा दी बस। अब भाई मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए सिर्फ 2 इक्वेशंस निकली पड़ेगी, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से और दूसरा वेट की इक्वेशन। दोनों के इक्वेट कर लो, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। इतना आसान है। और ये 8 नंबर का सवाल दे देते हैं पेपर में, 2 इक्वेशन है, 8 नंबर का सवाल। अब भी नहीं समझे ना? क्लियर हो गया? किसी बच्चे को मसला हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ, वैसे मैंने बताया क्यों था, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बता रहा था। हाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। पता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का? जमीन को रस्सी डाल के नहीं खींचना पड़ता, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल ऑन रिटर्न। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है, जाकर रुकती है, फिर जब वो ऊपर से नीचे आती है व्हाइल ऑन रिटर्न, वापसी पर इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जमीन जाते हुए भी फोर्स लगा रही है, वापस आते हुए भी। जमीन को कोई रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। This is due to the gravitational pull of Earth acting on the body, whether the body is in contact with the Earth or not. Example मिल गई? Such a force is called the field force or non-contact force. या force at distance. It is assumed that a gravitational field exists around the earth। आपको पूछे gravitational field क्या है, तो मैंने कहा the space around the earth in which it can exert a force on another mass। जमीन के गिर्द वो इलाका जहां जहां तक जमीन की फोर्स की कीमत है, जमीन की कुव्वत महसूस की जा सकती है, कोई दूसरा मास इसकी कुव्वत को महसूस, जैसे ही उस स्पेस से कोई मास बाहर हो जाए जमीन की कुव्वत उस पर असर नहीं। समझ आया? जैसे इमरान खान की जो फील्ड है पूरा पाकिस्तान है, हर बंदा उसकी बात सुने। नहीं नहीं नहीं। और शहरोज मियां की तरफ गाड़ी है ना? नहीं समझ आया? अम्मी अबू की भी कहां तक होती है? घर में फील्ड है ना, खानदान है, चलो वहां पे सुनी जाएगी। क्यों भाई, हमें करी ऐसा ही है ना? तो हर बंदे का अपना फील्ड, उसकी बात कहां तक असर करती है, कितने बंदों पर असर करती है, ये उसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ आ गया? दिस फील्ड इज डायरेक्टेड। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि इस फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होती है। मैंने लाइनें ड्रॉ करके आपको दिखाया भी था। ये है जमीन का फील्ड, जो की ये लाइनें बता रही है, अगर आप यहां पे कोई मैस रखेंगे यहां पे, तो वो मैस किस सिम पे मूव करेगा? इस सिम, इस सिम। ये लाइनें बता रही है कि इस पॉइंट पर कोई भी आप यूनिट मैस रख दें तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जमीन की फोर्स उसको किस सिमत में मूव करवाएगी। अब जो बंदा यहां पे खड़ा होगा, जमीन उसको किधर को खींच रही है? इधर को, जो यहां पे होगा। और जो नीचे जमीन उसको ऊपर को खींच रही है, और जो ऊपर जमीन उसे नीचे खींच रही है। कुछ समझ आया? So the field is directed towards the center of the earth as shown in the figure number 5.3. The gravitational field becomes weaker and weaker. Gravitational field की जो strength, जो कुव्वत है, जो उसका असर है, सुन रहे हो, वो कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है as we go farther and farther। जैसे हम जमीन से दूर और दूर
जाते हैं फ्रॉम द अर्थ, जमीन से। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अब बच्चे ये है असली डेफिनेशन जो मुझे आपको समझानी है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, सुन रहे हो? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर, यहां रखो, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जो एक्ट करती है। नहीं बात समझ आया? ये मास है 1 kg, मैंने यहां पर रखा। इस पर जितनी फोर्स अमल कर रही है वो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है, और वो किसके बराबर होगी? स्मॉल जी के बराबर होगी। अभी भी नहीं समझे भाई? ये कह रहा हूं, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इस पॉइंट पे फोर्स है वो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ है। फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। अभी भी नहीं समझे? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगा? फील्ड स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट, असल में डेफिनेशन यहां से शुरू हो रही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर जो इसकी वैल्यू है, एट एनी प्लेस, किसी भी मुकाम पर जो इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। असल में जी ग्रेविटेशनल फील्ड, जी का दूसरा नाम फील्ड स्ट्रेंथ, जी का दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको याद है वेट किसके बराबर है? mg के। तो क्या वेट पर यूनिट मास क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये स्मॉल जी के बराबर नहीं आ जाएगा? अब फोर्स किस में? न्यूटन में, और मास किसके में? केजी में। बराबर आ जाएगा न्यूटन पर केजी। असल में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी नहीं समझे? तो जमीन अपने गिर्द किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड स्ट्रेंथ लगाती है वो कितनी होती है? 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अबे जी की वैल्यू है, तो जो फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? जो फील्ड स्ट्रेंथ है कौन सी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि स्मॉल जी है, ये बराबर होती है किसके? फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय यूनिट मास। और ये तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। अब इसका यूनिट न्यूटन पर केजी भी हो सकता है। अभी भी नहीं समझे? अब ये जी की वैल्यू है। तो जी असल में आपको फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, शिद्दत बताता है, ताकत बताता है। समझे नहीं समझे? इसी तरह एक्सेलरेशन भी आपको फोर्स की ताकत बताता है, फोर्स का असर बताता है, फोर्स की शिद्दत बताता है। यही तो बोल रहा हूं इतने दिनों से। फोर्स पर यूनिट मास इन द फील्ड ऑफ अर्थ एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। नहीं समझा? ये डेफिनेशन है, इसको दिमाग में बिठाओ। कि जमीन को बंदा कहता है इस पॉइंट पे बताओ जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आपके इस पॉइंट पर पड़े हुए यूनिट मास का मतलब कितना मास? 1 kg मास पर जमीन जितनी फोर्स लगा रही है, F पर यूनिट, पर का मतलब डिवाइडेड बाय मास। ठीक है? तो वो जितनी भी वैल्यू आएगी फोर्स की, वो इस पॉइंट पर जमीन के फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। और वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी। मसला सॉल्व हो गया। मास ऑफ अर्थ फाइंड करना यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी एप्लीकेशन है। को बंदा आपसे पूछ ले व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या बताना? फर्स्ट एप्लीकेशन, वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाउ? लेट अस स्टार्ट। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m on the surface of earth as shown in the figure number 5.4। नजर आ रहा है? शक्ल बना लेना अपनी, नहीं ये वाली। लेट द मास ऑफ अर्थ इज m, कैपिटल M E
ओके, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, और यही डिस्टेंस है इस मास और अर्थ के सेंटर के दरमियान में। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सुन रहे हो? द ग्रेविटेशनल फोर्स F of the earth acting on the body is given by this. क्लियर हो गया? But the force with which earth attracts a body towards its center is equal to its weight. पहले ये लिख लिया, अब कहना ये फोर्स तो असल में उसके वेट के बराबर है। So therefore ये फोर्स F किसके बराबर आ गई? W के, और W mg है। 1 और 2 को कंपेयर कर लें। अब दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या है? सेम, तो दूसरी पे क्या होगी? तो इसकी जगह पे mg आ जाएगा। mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अब m उधर जाकर डिवाइड किया, m से m कैंसिल हो गया। कैपिटल G इज इक्वल टू m, सॉरी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मुझे तो कैपिटल M निकालना है, कैपिटल M को इधर लिख दो। तो mass कैपिटल M E ऑफ अर्थ can be determined by putting the values in equation number double star. सुन रहे? पुट करो वैल्यू, r की वैल्यू क्या थी? लिख कर दी। g की वैल्यू लिख कर दी, कैपिटल G की वैल्यू लिख कर दी। तो पुट करने से जो मैस आएगा पुत्र, जमीन का रेडियस याद रखना 6 4 द 24, यही होता ना। तो बेटा 6 एज इट इज लिख देना रेडियस का, और 10 की पावर में 24 डाल देना। जिसको रेडियस याद है मास ऑफ अर्थ आसानी से लिख लेगा। 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर्स। जो रेडियस में 6 के बाद 4 है उसको मल्टीप्लाई करना, आंसर पावर में डाल देना, और 6 को एज इट इज रहने देना। तो ये है जमीन का मैस। तो मैस ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम्स। ओके, चलो जी, मौजा होगी, टॉपिक क्लियर हो गया। वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी विद अल्टीट्यूड। जनाब एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें, ये अल्टीट्यूड क्या होता है? तो बच्चों बात हो रही है अल्टीट्यूड की। जमीन की सरफेस से किसी भी प्लेस, जमीन के सरफेस नहीं बल्कि सी लेवल, सतह समंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट या प्लेस की जो हाइट है उसको हम क्या कहते हैं? उस बॉडी या उस जगह का अल्टीट्यूड। अब एक बंदा मरी के पहाड़ों में बैठा हुआ, तो सतह समंदर से कितना ऊपर है वो, ये उसका अल्टीट्यूड है। नहीं समझा? The height of an object at the place above the sea level is called its altitude. मसला किसी को? Equation star याद आई? ये जमीन का मास फाइंड करते हुए जो इक्वेशन है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय, अब कैपिटल G भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी क्या है? कांस्टेंट है, r भी क्या है? जमीन का रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन जमीन से जब हाइट बढ़ेगी तो वो तो चेंज होगी ना। तो अब सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है नीचे वाला, बाकी दोनों चीजें ऊपर क्या कांस्टेंट है। तो जो जी है वो किसके लिहाज से वेरी करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के लिहाज से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से। हाइट चेंज कर सकते हो। तो भाई मैं जब आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, उसका लास्ट टॉपिक था कि जो जी है वो किस पे डिपेंड करता है? चूहे और हाथी वाली एग्जांपल याद है? मैंने कहा था मैं हाथी और चूहे को एक ही हाइट से कराऊं तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा? तो आपने कहा था नहीं हाथी। तो मैंने फिर कहा था कि नहीं जनाब, देखे इस फार्मूले में ना हाथी का मैथ आ रहा और ना चूहे का मैथ। तो कट गया उनका, दूसरे ऑब्जेक्ट का मैथ ही कट जाता है, नहीं कटता। तो मैथ ऑफ अर्थ आता है और कैपिटल जी आता है, और हाइट आती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आया नहीं है? तो ये फार्मूला आपको बता रहा है कि जो जी की वैल्यू है वो बॉडी के मैथ पे डिपेंड नहीं करती, वो बॉडी के ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करती। अब चाहे हाथी हो या चूहा, अगर दोनों का ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सेम है तो दोनों के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा? सेम। ये है वो फार्मूला जो मैंने कहा था आपको बताऊंगा, आज वो आ गया। इक्वेशन स्टार शोज दैट द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस। इस फार्मूले में क्योंकि क्या आ रहा है? सिर्फ आर आ रहा है ना,
तो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ? द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। वो फार्मूला जो स्टार इक्वेशन थी वो ये लिखी हुई है, ये मैं इसको आपके सामने यहां पे लिख देता हूं। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। समझ आया नहीं यार? तो ये वेरी कर सकता है, समझियो? अब पहाड़ की सरफेस पे जमीन का रेडियस ज्यादा होगा या समुद्र की सतह पे? पहाड़ की सरफेस पे, हिमालय पे चढ़ जाओ ना K2 पे, नहीं समझ आ? वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। समझियो? जितना देखे ना डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगी। याद आया? तो द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों है? जो जी की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों है? बाय फॉर्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच है ना। हाइट तो ये है, मैं इसको अगर स्मॉल आर कह दूं, किसी को मसला? इस टोटल डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर कह दूं, समझो नहीं समझे? या मैं कह दूं कैपिटल आर प्लस एच कह देता हूं, चलो होल का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो भाई फार्मूला, ये फार्मूला क्या कह रहा है? क्या आएगा? स्मॉल जी इज कैपिटल एम कैपिटल जी क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, तो ये जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर प्लस एच होल स्क्वायर के। नहीं समझा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही वजह, ये फार्मूला क्या आ रहा है? नहीं समझ आया? बाय दिस फार्मूला द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, बट इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या वो कांस्टेंट है? नहीं रहती, इट डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड। क्यों? दिस फार्मूला, इस फार्मूले से। समझे हो? नहीं समझे? तो इट डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द प्लेस अबव द सी लेवल। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल। जो समंदर की सतह ना बच्चे, उसका जमीन के सेंटर से फासला क्या है? कम है। ठीक है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और जो पहाड़ है ना, पहाड़, वहां पे जमीन के सेंटर से फासला क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हुआ? द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। तो पहाड़ियों से समुद्र की सतह पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। कंसीडर बॉडी ऑफ मास m एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ h एज शोन इन द फिगर। अब ये नया फार्मूला बना रहे हैं, किससे? इसी से। सुन रहे हो? नहीं समझ आया? बोलते नहीं है। अगर एक बॉडी का जमीन के सेंटर से फासला किसके बराबर है? r प्लस एच के बराबर है। जमीन से कुछ हाइट पे है वो। क्लियर हुआ? तो कंसीडर द बॉडी ऑफ मास m एट एन ऑल्टीट्यूड h एज शोन इन द फिगर नंबर 5.5। The distance of the body from the center of the earth is r plus h. So therefore the formula using this equation, इस equation को use करके मुझे formula मिलेगा, ये मिलेगा ना, r की जगह पे r plus h आ जाएगा distance। अभी भी नहीं समझे? समझ आ गया? तो according to the above equation, this equation, जिसे मैं स्टार कह देता, we come to know that at a height equal to the, अच्छा बड़ी मजे की बात हम करेंगे ये, वाह वाह क्या बात है, ये भी आपको इतनी खूबसूरत बात बताएंगे ना, गौर से सुनना। अब आपको जनरल फार्मूला मिल गया किसका? स्मॉल जी का। और निकाला, याद है स्मॉल जी का फार्मूला कैसे है? आपको पता है, जमीन और किसी मैच के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसके बराबर है? इसी के बराबर होती है। नहीं समझे? आर प्लस एच क्या है? जमीन और ये वो मैच है जो एच हाइट पे है। सुन रहे हो? उसकी हाइट एच है, समझो? इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? उसके वेट के बराबर होता है। एम जी आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। इधर भी एम से डिवाइड किया, इधर भी एम से डिवाइड किया, कट गया एम। जी का फार्मूला ये बन गया, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अच्छा पुत्र सुनो, ये तो कैपिटल आर आई है यहां तक का डिस्टेंस। अगर हाइट भी एच के बराबर आ जाए, क्या कह रहा हूं, अगर एक बॉडी का जमीन के सरफेस से जो फासला है वो भी किसके बराबर आ जाए? रेडियस के बराबर। किसके बराबर आ जाए? फिर हाइट भी किसके बराबर आ जाए? तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी? समझे? नहीं समझे? जी की वैल्यू टन कब होती है? जब डिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। सुन रहे हो? तो स्मॉल जी
10 का मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो है ये जमीन की सरफेस पे और ये 10 समझियो कि नहीं समझे। अब गौर से सुनना, जब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल स्मॉल एच जो है कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन याद रखना ये वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट एच है, सुन रहे हो, इसका फार्मूला व्हेन स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल आर देन g at that height will be equal to capital G capital M divided by R plus R whole square। समझियो कि नहीं समझे। रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर, 2R होल, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। समझ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि स्मॉल g h will be equal to capital G capital M divided by 2R whole square and this will become capital G capital M divided by 4R square। अब गौर से सुनते जाना, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज मैं पता है कि कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर होता है जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सुन रहे नहीं सुन रहे, तो जो जी एट हाइट आएगी वो 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स स्मॉल जी है। कितने गुना कम हो जाएगा बच्चा, जब डिनोमिनेटर में नंबर आए ना, तो दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ g decreases 4 times। अगर मल्टीप्लाई हो तो इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ये तो डिवाइड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ g decreases 4 टाइम्स, ठीक है। when हाइट कितनी हो जाए 1 रेडियस के बराबर हो जाए, आप समझ आया। और अगर 2 रेडियस के बराबर हाइट हो जाए, किसके बराबर, r प्लस 2r 3r हो जाएगा, तो 3r का स्क्वायर 9r आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 9, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस 9 टाइम्स व्हेन द हाइट इज 2r। और अगर 3r हो जाए तो 3r तो हो गई है, r एट 4 हो जाएगा, तो 4 16 हो जाएगा, 16 टाइम्स। अब समझ आ रहा है। अगर 5r हो जाए, 5 प्लस 1 6 हुआ, 6 का 36 टाइम्स जो है वो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब भी नहीं समझे, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। तो बेटा इस तरह के सवाल आपको मिलने हैं, आपने उनको ऐसे सॉल्व करना। अब आपने ऐसे लिखना आंसर, सिंस जी एट द सरफेस ऑफ जमीन is given as, क्या फार्मूला था, मास ऑफ अर्थ फाइंड कर, स्मॉल जी कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इसको 1 कर, और उसके बाद एंड वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट is given as g at height h is given by capital G capital M divided by capital R plus h whole। ये क्वेश्चन 2 हो गई, और इसको रिप्लेस करना R को, इसको याद रखना बच्चे, बड़े काम की चीज बता। आगे चलो, अब आपके when, अब आप अपनी बात करें, ये दोनों बातें आपने लिखनी। when, what when, ये इसकी शक्ल भी बना देता हूं। जब बॉडी जमीन की सरफेस पर होगी तो तब फार्मूला ये है, जब बॉडी जमीन से कुछ हाइट पर होगी तो तब फार्मूला ये है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब आपने कहना है व्हेन h इज इक्वल टू r देन क्या इक्वेशन 2 विल क्या बन जाएगी, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस आर आ जाएगा ना, नहीं समझ आ रहा। होल का क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2r होल का स्क्वायर, क्या हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और बोलो ना भाई, समझे हो। तो ये आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा,
आगे आपने क्या कहना है, सिंस बिकॉज कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो बराबर होता है किसके, स्मॉल जी के सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा ही है। तो जमीन की सरफेस पे जो जी की वैल्यू है, अगर आप जमीन की सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर चले जाएं तो जी की जो उस हाइट पे वैल्यू आएगी 1/4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी, फ्रैक्शन है ना, तो डिक्रीज हो जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 3 स्टेट्स दैट, क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 shows that the value of G will decreases 4 times when H is equal to R from the surface of अर्थ। अब एक बंदा कहते नहीं जी 2R कहते हैं, तो बच्चे स्टेप्स यही, पहले दो तो आपने वैसे लिखने, H की जगह आप 2R डाल देना, सेम कैलकुलेशंस, बाकी पे ये रिजल्ट डाल देना, और इस तरह के सवाल आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं। प्रॉब्लम कीजिए।